जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है, इंदौर डिफेंस एकेडमी पे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। ये आने वाले एनडीए, सीडीएस और अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही करते करते हमने अभी तक ज्योग्राफी के, फिजिक्स के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के भी टॉप 100 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए। साथ साथ एमसीक्यूज के साथ साथ हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हैं। तो आज हम हमारे पांचवें सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के टॉप 100 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। काहे के इकोनॉमी के। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? तो चलिए शुरू करते। थोड़ा स्पीड में होगा चीजें, है ना, तो लोड मत लीजिएगा, क्योंकि स्लो तो मैं वैसे ही रहूँगा जैसे हमेशा रहता हूँ, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी आज हम ध्यान रखते हुए अपना टॉपिक आज चालू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है। द यूनियन बजट ऑफ 2025 एंड 26 है टारगेटेड इंडिया फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026। इसमें ऑप्शन ए है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, 5.9, बी है 5.1, सी है 4.9 और डी है 6.3। तो चलिए देखते हैं इसमें से सही आंसर क्या है। तो आप सभी को पता है सही आंसर हमने क्या टारगेट रखा है, 5.1, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 5.1 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका सीधा सिंपल ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, जिसमें आपको क्या ना हो, दिक्कत ना हो, है ना। द टर्म अमृतकाल इन द बजट रेफर्स टू। अमृतकाल आप देख रहे होगे 2000 कोविड आने के बाद से काफी ज्यादा जिक्र में है। अमृतकाल है क्या ये अमृतकाल, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा है बजट किसको रेफर करता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 25 ईयर विजन पीरियड टिल 2047। व्हाट इज अमृतकाल? देखो अमृतकाल क्या है, एम्पावर्ड है, ध्यान रखना, एम्पावर्ड है काय के साथ, इंक्लूसिव इकोनॉमी के साथ। क्लियर हो गई ये बात, इंक्लूसिव इकोनॉमी के साथ साथ 7 सेक्टरों को ये टारगेट कर रहा है, जिसमें हम ग्रीन ग्रोथ को देखेंगे, यूथ पावर्स को देखेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल्स को भी करेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे भी काम करेंगे, और साथ साथ मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगी हमारे किस ओर, फाइनेंशियल सेक्टर की ओर। क्लियर हो गया, इससे हमने क्या बोला, अमृतकाल बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड इनकम सपोर्ट टू द फार्मर? अब देखो इनकम सपोर्ट टू द फार्मर है, इनकम सपोर्ट तो कौन सा होगा भैया, ये पीएम किसान सामान्य निधि। इसे आप पढ़ते हो, पीएम किसान के नाम से भी आपने से पढ़ा है, और कई बार ये पेपर्स में आ चुकी है अभी कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये पीएम किसान है क्या, पहली तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर 2018 में। ये क्या भाई, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका सीधा सिंपल मतलब एक रख लो, सेंट्रल जो भी पैसा इसमें लग रहा है वो कौन देगा भाई, केंद्र सरकार देगी अपनी जेब से। इसमें कोई स्टेट की पार्टनरशिप नहीं है। किसको मिलेगा, जो भी फार्मर्स है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, याद रखना, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, ठीक है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। क्या है भैया, कितने का अमाउंट हेल्पफुल है, ईयरली कितना रहेगा, ईयरली रहेगा इसमें 6000, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा 2000 की, 2000 की आपको 3 इंस्टॉलमेंट आएगी, ऐसे आपके 6000 रुपये हो गए। क्लियर है ये वाली बात सभी को, ठीक है। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करवाई गई है, फटाफट लिख लेना, किसके द्वारा ये करवाई गई है इम्प्लीमेंट, तो ये इम्प्लीमेंट करवाई गई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पीएम किसान स्कीम के बारे में नॉलेज हो गया होगा। अब आ जाते हैं द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स इज। लार्जेस्ट, देखो रेवेन्यू सोर्स क्या, इस बार का लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। लेटेस्टली सरकार ने कुछ गुड एंड सर्विसेज टैक्स की चेंजेस किए हैं, जो कि 22 तारीख से लागू होने वाले, ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा किस सेक्टर्स को बिल्कुल छूट दे दी है, जीरो कर दिया है, एजुकेशन सेक्टर को जीरो कर दिया गया, ये सारी चीजें एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा। एफ और बी एम, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है। एक्ट मेनली रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है ये,
अब बहुत अच्छे से FRB एक्ट किससे रिलेट करता है, बहुत शांति से देना। तो याद रखना ये कैसे रिलेट करता है, फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग लिमिट से, फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग लिमिट से। FRB एक्ट कब आया था, ये 2003 में आया था, ध्यान रखिएगा कब आया था, ये 2003 में आया था, इसको भूलिएगा मन, 2003 में आया था। इसको क्या बोला है इन्होंने, फुल फॉर्म क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फिस्कल, सॉरी फाइनेंशियल है, फिस्कल मेरे मुंह से निकल गया, हाँ नहीं फिस्कल ही है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, क्लियर है, एंड पूरा ही लिख दे रहा हूं, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया था, 2003 में आया था, ध्यान रखना ये 2003 में लॉन्च किया गया था ये। इसका टारगेट क्या है भैया, रिड्यूस करना इंडिया की फिस्कल डेफिसिट को, ठीक है, इंप्रूव माइक्रो इकोनॉमी, इंडिया की जो फिस्कल डेफिसिट है उसे क्या करना है, कम करना है, क्लियर हो गई ये वाली बात। साथ साथ इसको याद रखना, फिस्कल डेफिसिट इस बार इनने टारगेट रखा था 2000 फाइनेंशियल 2025-26 तक, ये क्या करेंगे 4.5% के से 4.5% के नीचे लेके आगे क्या, फिस्कल डेफिसिट को। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, जीडीपी का, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब बहुत ज्यादा देर से जिक्र हो रहा है व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, चलिए एक बार फिस्कल डेफिसिट समझा ही देता हूं क्या होता है इकोनॉमी की भाषा में। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सीधी सिंपल लैंग्वेज में उससे बता रहा हूं मैं तुम्हें एग्जांपल से। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल बोरोइंग्स, मतलब सरकार की कितनी बोरोइंग्स है, क्लियर हो गई ये वाली, टोटल बोरोइंग्स, ये होती है फिस्कल डेफिसिट। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए क्या है भैया, आपका एक्सपेंडिचर है, आपको क्या करना है, खर्च करना है, आपके पास आया कितना 70 रुपए, 70 रुपए ये क्या होगा, रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट मतलब सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, नॉन डेप्ट या नो लोन, कोई किसी प्रकार का लोन नहीं हुआ है, पर 70 आया 100 खर्च करने में, अभी भी कमी कितने की है, 30 रुपए की। तो ये जो 30 रुपए है इसे हम क्या कहते हैं, बोरोइंग्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बोरोइंग्स कहते हैं, और इसी को हम आगे जाके क्या बोलते हैं भाई, हमारा फिस्कल डेफिशिएट है, क्या है, फिस्कल डेफिशिएट है, जितना खर्च उतनी इनकम नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात आप सभी को, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा फिस्कल डेफिशिएट क्या है, क्लियर है सभी को, क्लियर है, हाँ कमेंट कर देना अगर अच्छा लग रहा हो तो। चलिए, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट पीएम विकास विश्वकर्मा योजना, किस मिनिस्ट्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये स्कीम क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पैसा कौन लगा रहा है, भारत सरकार ही लगा रही है, ठीक है। साथ साथ एमएसएमई में कोलेटरल फ्री डेप्थ दिया जाएगा, इसमें कोलेटरल फ्री डेप्थ दिया जाएगा, ध्यान रखना कोलेटरल फ्री डेप्थ दिया जाएगा इसमें, ठीक है, किसको दिया जाएगा, जो भी इन सारे चीजों में इंगेज है। क्लियर हो गई। पीएम स्वनिधि स्कीम बेनिफिट, पीएम स्वनिधि स्कीम बेनिफिट्स किसके लिए है, तो इसका सीधा सिंपल आंसर क्या रहेगा हमारा, स्ट्रीट वेंडर्स रहेगा। किसके लिए है भाई, स्ट्रीट वेंडर्स है। अब पीएम स्वनिधि स्कीम की भी बात कर ले, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो लिख लेना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसकी एजेंसीज क्या क्या, अब ये लोन बांटेगा कौन, उसकी एजेंसीज कई बार पूछ ली जाती है, तो याद रखना एजेंसीज है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें किसको दिया जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा, पर कहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को, अर्बन एरिया के स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे लोन दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। क्लियर हो गई ये वाली बात, ध्यान रखना स्पेशल फॉर अर्बन एरियाज। विच सर्वेज रिलीज्ड एनुअली जस्ट बिफोर द यूनियन बजट, यूनियन बजट के पहले कौन सा आता है भाई, इकोनॉमिक सर्वे आता है, कि पिछली बार हमने क्या खर्चा किया कैसा किया, इकोनॉमिक सर्वे आता है। क्लियर है ये वाली बात। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिशिएट मीन्स, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसे हमने समझा भी है, पूरा डेडिकेटेड एक लेक्चर भी दिया है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करके बताओ तुम सभी एक बार। फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट,
जितना भी हमारा फिस्कल डेफिशिएट है उसमें से माइनस कर देंगे क्या, जितनी भी हमने इंटरेस्ट पेमेंट की है वो हो जाता है हमारा प्राइमरी डेफिशिएट। द बजट 2025 लार्जेस्ट एलोकेशन अमंग द सोशल सेक्टर स्कीम वेंट टू, सबसे ज्यादा किसे गई है, पीएम आवास योजना। ये क्या है, पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना में सबसे ज्यादा गई है इस बार। द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन डस नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, तो देखो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है तो डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं है इसमें, याद रखना 11th का क्या रहेगा, ए रहेगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे। विच स्कीम प्रोवाइडेड एलपीजी कनेक्शन टू द पुअर, तो पीएम उज्ज्वला स्कीम आप सभी को पता है, हर घर में हमारी सरकार का स्वप्न है कि हर घर में सिलेंडर हो जिससे कम से कम क्या हो सके, लकड़ी और कार्बन एमिशन और स्वास्थ्य जो महिलाओं को हो रहा है स्वास्थ्य खराब वो ना हो, इसलिए क्या लाया गया था, पीएम उज्ज्वला योजना लाई गई थी। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 क्या रखी गई है, फटाक से कमेंट करके बताओ क्या रखी गई है जीडीपी ग्रोथ, तो 7.5 प्लस रखी गई है, याद रखना 7.5 प्लस। ये क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और बजट में अंतर क्या है, देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या हो जाता है, आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, जैसे कि आप अगर 11th क्लास में हो तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, और बजट क्या है आपका 12th क्लास का सिलेबस है, क्या है ये सिलेबस है, ये डिफरेंस है इन दोनों में, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को। द पीएम गति शक्ति स्कीम मेनली फोकस्ड ऑन, गति शक्ति स्कीम बहुत ज्यादा है, लास्ट ईयर भी इस पे से क्वेश्चन रहा था, तो मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, हमें हर चीज को क्या करना है, कनेक्ट करना है और अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना है। विच इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, बताओ जल्दी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी, अभी बताता, जहां पूरे पैसे क्या देती है, भारत सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिड डे मील भी है, पीएम फसल बीमा भी है, मनरेगा भी है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें से सही आंसर क्या रहेगा, ऑल द अबव। डेमोग्राफिक डिविडेंड मींस, अब देखो ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमी का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, तो राइज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन शेयर, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, राइज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन शेयर, इसको याद कर लेना। बजट 2025 इंक्लूड द ग्रीन ट्रांजिशन फंड, फंडिंग मेनली काय में किया गया, फंडिंग मेनली, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप सभी को पता था वो ग्रीन ट्रांजिशन है, ऑयल भैया, कार्बन न्यूक्लियर सब्सिडीज नहीं, कोयल नहीं, तो आंसर क्या बता, सोलर एंड हाइड्रोजन मिशन के लिए किया गया है। क्लियर हो गई ये वाली बात। विच इज नॉट अ फिस्कल डेफिशिएट फाइनेंसिंग, भैया फिस्कल डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या नहीं है, तो फिस्कल डेफिशिएट फाइनेंसिंग देखो मार्केट मनी बोरोइंग तो है, एक्सटर्नल और स्मॉल सी, तो प्रिंटिंग मनी विथ बाय आरबीआई डायरेक्टली इज नॉट अ फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट मैंने अभी बता दिया था, आपकी जरूरत जितनी है 100 रुपए की, ठीक है, पर आपके पास 70 रुपए 30 रुपए आपने उधार लिए, ये उधार क्या हो गया आपका, फिस्कल डेफिशिएट हो गया। जेंडर बजटिंग मींस, अब ये देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जेंडर बजटिंग तो ज्यादा रटना नहीं है, समझना है भैया, दिमाग से रखना है, इंटीग्रेटेड जेंडर प्लानिंग एंड एलोकेशन, भैया ये है इसका भी, नहीं तो आप लोग को जेंडर बजटिंग लगेगा तो सेपरेट बजट फॉर वुमेन ऐसा कुछ सोच सकते हो नहीं। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑल टैक्स बिफोर स्टेट शेयर, है ना, वो सारे टैक्स जो स्टेट में शेयर्स है। एज पर आरबीआई एमएनसी अगस्त 2025 रेपो रेट क्या, अब देखो ये मिक्स हो गया, रेपो रेट है बी 6.50%, ये सीधा फैक्ट है, रट लो 6.50%, पर इसको एक बार अपडेट कर लेना नोट्स में, है ना, 5.50% है, एक बार अपडेट कर लेना, इसे भी एक बार चेक कर लेना, गो थ्रू, मेरे हिसाब से 5.50% है, पर क्वेश्चन में 6.50 दिया है तो नियरेस्ट वही है, तो 6.50 के साथ ही जाऊंगा मैं। Which of these is a quantitative tool of monetary policy? मॉनेटरी पॉलिसी का टूल पूछा है तो आंख बंद करके रेपो रेट मार देना, याद रखना, जब जब मनी सप्लाई, सॉरी, जब जब रेपो रेट बढ़ेगा तब तब मनी सप्लाई क्या होगी,
कम होगी, और जब जब रेपो रेट कम होगा तो क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी। भैया ये मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई का। रेपो रेट क्या होता है आपको सीधे सिंपल शब्दों में बता देता हूं। कमर्शियल बैंक जो बोरिंग लेते हैं, काय से बोरो करते मनी, किससे, आरबीआई से, उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। जो अपनी सिक्योरिटीज रखते हैं किसके पास, आरबीआई के पास, और ओवर पैसे ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट का इंपैक्ट क्या है, अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो बैंक को जो लोन देता है उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अगर रेपो रेट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, कम होगा। अब देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग क्या सोचेंगे, जल्दी से जल्दी सारे लोन वापस कर दो, नए लोन लेना, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो गई। इधर कोशिश करेंगे सस्ता है तो लोन ले लो, तो यहाँ क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ गई। क्लियर हो गई ये वाली बात। ये सीधा फैक्ट हो गया है जो आपको याद करके जाना एग्जामिनेशन हॉल में। यूपीआई इज मैनेज्ड बाय, यूपीआई किसके द्वारा मैनेज होता है, एनपीसीआई अंडर आरबीआई, एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई क्या फंक्शन नहीं करता है भाई, इशूइंग करेंसी, कंट्रोलिंग क्रेडिट, फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसी। नहीं भाई, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, सी विल बी द, फिस्कल पॉलिसी आपकी बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है फिस्कल पॉलिसीज बनाना, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यूज्ड बाय, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसकी बात हो रही है एमएसएफ की, एमएसएफ की किसके द्वारा, फॉर बैंकिंग फॉर ओवरनाइट बोरिंग, किसके लिए किया जाता है, बैंकिंग फॉर ओवरनाइट बोरिंग। ये क्या है भाई, इंटर बैंक आपस में लोन लेते ओवरनाइट, है ना, जब भी लिक्विडिटी कंप्लीटली, लिक्विडिटी मतलब समझ गए होगे आप सभी, जो इकोनॉमी पढ़ी है, कंप्लीटली ड्राई अप हो जाती है तो क्या किया जाता है, ओवरनाइट लोन लिया जाता है, किससे, आरबीआई से। ठीक है, और ये अच्छा कंट्रोल देता है पैसों पे आरबीआई को। और ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी, एमएसएफ ही 2011 और 12 में यूज हुई थी, ध्यान रखना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। एसएलआर, अब एसएलआर भी एमएस उसका ही पार्ट है, काय का, इसका पार्ट है, ध्यान रखना, एमएसएफ का, एमएसएफ के अंडर ही आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केप्ट विद बाय द बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है केप्ट बाय द बैंक है इसका सही आंसर, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, ये इसके अंडर ही आता है। ये भी ओवरनाइट बैंकिंग है, जहां 2 से 3% के अंदर आपको ओवरनाइट लोन मिल जाता है। एनडीटीएल, एंड टोटल नेट डिमांड टोटल लाइबिलिटीज, एनडीटीएल के तहत, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर का क्या पार्ट नहीं है, तो याद रखना। देखो एग्रीकल्चर तो इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलत, एजुकेशन लोन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट घटाना है क्योंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो शेयर मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय आरबीआई अंडर, अब मैंने कई बार जब जब इन्फ्लेशन पढ़ाया है, इन्फ्लेशन पढ़ाया तो आप सभी को बताया था 4% प्लस एंड माइनस 2%, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, बी, 4% प्लस एंड माइनस 2%, 6% से ज्यादा नहीं, 2% से कम नहीं, इससे हम क्या कहते हैं, ये आरबीआई ने सेट कर रखा है। 2% रहेगी तभी बिजनेस अच्छा हो पाएगा, और 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नियर मनी रेफर्स, नियर मनी क्या है, जल्दी कमेंट कराओ, ये अजीब से क्वेश्चन है, नियर मनी, ये नए नए टर्म्स आ गए, नियर मनी क्या है भैया, बिल एक्सचेंज एंड बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बॉन्ड्स क्या होता है आपका, नियर मनी होता है, ध्यान रखना। एनबीएफएससी इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा होती है, एनबीएफसी, जल्दी बताओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, है ना, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो आप सभी को पता है जितनी भी नॉन बैंक फाइनेंशियल, आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा क्या होता है, जितनी भी शेयर मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन है। विच इज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज होलसेल, जहां आप प्रोडक्ट की कीमत काय में देखते हो, होलसेल रेट पे देखते हो, होलसेल रेट पे देखते हो, उसे हम क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसको हमने फॉलो करना बंद कर दिया ज्यादातर, क्योंकि इसमें एक्चुअल कीमत नहीं निकल पाती, क्योंकि रिटेलर अलग रेट पे देता है। तो क्या था भैया, फाइनेंशियल ईयर 2011 और 12 था, 11 और 12 हमारा बेस ईयर भी है, ध्यान रखिएगा क्या है, बेस ईयर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्ड बाय, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, अभी बताया था क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई कैसे होती है,
तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा इसका? सी, क्रेडिट रेशनिंग। पेमेंट बैंक आर अलाउड बाय, अलाउड टू, हाँ पेमेंट बैंक को क्या अलाउ रहता है, याद रखना पेमेंट बैंक, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को हमने जब पढ़ा था क्लास में तो आप सभी को बताया था क्या होती क्या नहीं होती फटाफट। तो ये क्या ले सकते हैं? डिपॉजिट ले सकते हैं, रेमिटेंस ओनली, है ना। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हु रेगुलेट द कैपिटल मार्केट? भैया कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। सही आंसर क्या है? सेबी है, SEBI, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हाउ मैनी मेंबर्स? कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? कमेंट करके बताओ। तो हमने पढ़ा है 6 मेंबर होते हैं, RBI से भी आएंगे, गवर्नमेंट के साइड से भी आएंगे। कॉल मनी मार्केट डील्स विद, कॉल मनी मार्केट किससे डील करता है? तो शॉर्ट टर्म ओवरनाइट फंड, शॉर्ट टर्म ओवरनाइट फंड जिसे हमने क्या बोला? MSFB बोला है, SLRB इसी का पार्ट हो गया। कॉल मनी मार्केट याद रखना, इसके बारे में बात हो रही है। इंडिया, विच इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज? तो गिफ्ट, GIFTI, गिफ्ट सिटी गुजरात इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं, नहीं तो हल्के से में ही गलती हो जाएगी तो तकलीफ आ जाएगी आपको। गिफ्ट, है ना, क्लियर है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है। द करेंसी नोट्स इन इंडिया आर इशूड बाय, करेंसी नोट RBI, एक्सपेक्ट 1 रुपी। 1 रुपी कौन करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब करते हैं, और उसमें भी साइन किसके होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। बाकी सारे पैसे किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो ध्यान रख लेना, RBI के द्वारा। इंडिया, विच इंडेक्स मेजर रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया? रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, फटाफट बताओ। रिटेल इन्फ्लेशन कौन मेजर करता है इंडिया में? कमेंट कर दो। यहां गलती करोगे तो यार कोई मतलब की बात नहीं है। रिटेल याद रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक अर्बन होता है और एक रूरल होता है। तो अभी जिससे हम क्या GDP और इन्फ्लेशन चेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? CPI कंबाइंड कहते हैं, जिसमें क्या आ जाता है? रूरल और अर्बन दोनों आ जाते हैं। इससे हम क्या चेक कर लेते हैं? हमारी इन्फ्लेशन भी चेक करते हैं। द बेस ईयर ऑफ CPI इज, तो 2011-12 ईयर्स का भी बेस ईयर ध्यान रखना क्या है? 2011-12 ईयर्स का बेस ईयर। GDP डिफ्लेटर, ये कई बार कराया, अभी देखो यहाँ हौच पौच हो गया तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ GDP डिफ्लेटर क्या होता है। GDP डिफ्लेटर याद करो, एक रील भी डाली थी हमने इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, प्लस एक इंस्टाग्राम पे ID पे भी डाला था। दूसरा क्या है, हमने इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर भी लिया है, तो तुम सभी को याद होगा क्या है? नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। इससे हम क्या निकाल लेते हैं? हमारा GDP डिफ्लेटर निकाल लेते हैं। इसमें आंसर सही क्या रहेगा? बी विल बी द, बी का एको रहेगा, हाँ, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल, इसका सही आंसर नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP, ए विल बी द करेक्ट आंसर। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ऑफ द बेस ईयर। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस की बात हो रही है, इसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस से करते, जिससे जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर है उनका हम वेजेस डिसाइड करते कितना देना और कितना नहीं देना, ठीक है, कैसा क्या खर्च आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 2011-12। अभी तक अपडेट नहीं हुआ। देखो यार, बेस ईयर अगर कभी भी आपको चेंज करना है किसी भी चीज का, तो बेस ईयर में एक चीज होती है, उसमें ज्यादा उठक पटक ना हुई हो, ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ज्यादा फाइनेंशियल परेशानी ना आई हो, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का, ठीक है, मिसमैनेजमेंट ना हुआ हो, या किसी तरीके की कोई बीमारी वगैरह आपदा वगैरह ना आई हो, उसको हम बेस ईयर कर सकते हैं। रियल GDP डिफर फ्रॉम द नॉमिनल GDP इन दैट। रियल GDP क्यों डिफर करती है नॉमिनल GDP से? क्योंकि इट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। आप सभी को पता रियल GDP नॉमिनल GDP में अंतर, ये समझाया गया था। ज्यादा मैं तुम लोग को परेशान नहीं करूंगा कि बार बार एक ही चीज को समझाऊं, क्योंकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद हो गए होंगे। और अगर आपको इन्फ्लेशन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है
सॉरी इकोनॉमी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो एक काम करेगा, इंडोर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इकोनॉमी के नाम से, जहां आप 1x 2x की स्पीड से भी देखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, एक क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे वो सीडीएस का हो। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम याद करो, जब हम बेसिक ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे वहां हमने बात करी थी ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम कैसा होता है याद करो, नॉन फैक्टर इनकम होता है। क्या होता है? नॉन फैक्टर इनकम, मतलब कोई मेहनत नहीं करी, ये पैसा आपको मिल गया, इसे हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बोलते। और एक होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बदले आपको क्या मिल रही है? पेमेंट मिल रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर है तो उन्हें वेजेस मिलेगी। कैपिटल है तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रहेगा। और इंटरप्रेन्योरशिप का क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम हॉल में जाने के पहले। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मींस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट मींस क्या होता है? फटाफट कमेंट करो। पीपल वर्किंग प्लस सीकिंग वर्क एज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम कैसे निकालते हैं? जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्लस कर देंगे जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, और उसको उसका परसेंट एज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन, कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है। इंडिया जीडीपी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द बॉडी? एनएसओ, नेशनल स्टॉक स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले इसको किसके द्वारा किया जाता? सीएसओ प्लस एनएसएसओ के द्वारा किया जाता था, फिर इसको मर्ज करके क्या बना दिया गया? एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? बेस इफेक्ट इन द इन्फ्लेशन मींस, बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन में मतलब क्या होता है? हाई एंड लो इन्फ्लेशन ड्यू टू द प्रीवियस ईयर हाई एंड लो इंडेक्स। इसका सही आंसर ये होगा। कंपेयरिंग अ प्राइस टू द अर्ली बेस ईयर नहीं यार, हम इन्फ्लेशन चेक करते हैं। जैसे कि देखो यार, नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी में क्या था, और रियल जीडीपी। रियल जीडीपी ये क्या होती है? ये नॉमिनल जीडीपी होती है करंट ईयर प्रोडक्शन ऑन करंट ईयर प्राइस, ये होती है करंट ईयर प्रोडक्शन और बेस ईयर प्राइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के सीन में क्या है? 2011 और 12 बेस ईयर है। क्या है? बेस ईयर है। रियल 10 मैगी के पैकेट बनाए, कितने के भाव से बेचे हमने? 12 रुपए के भाव से बेचे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो कितना हो गया हमारा? 120 रुपए आ गया। पर रियल जीडीपी हमने देखा था लास्ट ईयर में 10 मैगी के पैकेट बनाए थे, पर 2011-12 में बेस ईयर में प्राइस कितनी थी? 10 थी, तो कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। मतलब हमने यहाँ देखा कि प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, पर क्या बढ़ा है? रेट बढ़ा है। रेट प्राइस क्यों बढ़ा है? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। क्लियर हो गया? मतलब ये चीज हम समझ सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गई है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आ गई है। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 120 है। रियल जीडीपी कितनी है? डिवाइड कर देंगे अपन उसे 100 से इंटू 100, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20% इन्फ्लेशन बढ़ी है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो ये 2 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आता है 20% इन्फ्लेशन बढ़ी है। जीवीए डिफर्स फ्रॉम जीडीपी इन इंक्लूडिंग। अब हमने बताया था ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का क्या निकालते हैं? परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो इसमें हम क्या हटा देते हैं? टैक्स ऑन प्रोडक्ट हटा देते हैं। क्लियर है ये वाली बात? टैक्स ऑन प्रोडक्ट हटा देते हैं। सीजनल एडजस्टमेंट इंडाइस रेफर्स, सीजनल एडजस्टमेंट है रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ फेस्टिवल एंड वेदर। भैया कभी मैं देखो तुमने देखा होगा त्यौहार आ जाते तो फूलों के रेट बढ़ जाते हैं। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में फूलों के रेट बढ़ जाएंगे। नवरात्रि आ रही है तो आलूओं के रेट बढ़ जाएंगे। तो ये सीजनल है। अब वेदर क्या है? मौसम खराब होगा, प्रोडक्शन कम है, तो इस वजह से भी रेट बढ़ जाते हैं। तो हम सीजनल एडजस्टमेंट का इंडाइस अलग कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इन्फ्लेशन। भैया इन्फ्लेशन क्या मेजर नहीं कर पाती? आईआईपी नहीं कर पाती, ध्यान रखना। आईआईपी से हम इन्फ्लेशन इंडिया में मेजर नहीं करते। इंडिया फर्स्ट लेवल सर्वे PLFS वॉज कंडक्ट इन, कब हुआ था पहला लेबर सर्वे? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करके बता दो। तो याद रखना 2017 और 18 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 और 18 में हुआ था। द जीडीपी शेयर ऑफ एग्रीकल्चर 2024-25 वॉज क्लोज टू 15-16%। अब सोचो 15, जो देश पहले 70% एग्रीकल्चर करता था, आज वो 15 से 16% पे आ गया है। जिसकी जीडीपी 70% शेयर रहता था, किसका? एग्रीकल्चर का। ये बहुत गंभीर विचार की बात है।
क्योंकि समय के साथ चीजें बदल तो रही है, पर क्या समय के साथ चीजें अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, ये इंपॉर्टेंट है। When a real GDP growth is positive but nominal GDP growth is negative, देखो अभी बात हुई थी रियल जीडीपी की ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव है, पर नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ क्या है, नेगेटिव है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। बी विल बी द करेक्ट आंसर। 53 का क्या रहेगा, बी रहेगा, ध्यान रखना बी रहेगा 53 का। अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ गया, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन क्या है कि आज प्राइस सस्ती हुई है, कल और सस्ती होगी, परसों और सस्ती होगी और सस्ती हो जाएगी। मतलब पैसा क्या है, गिर रहा है, तो आदमी क्या नहीं करता, खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो क्लियर है, एक डायग्राम बना लो जो हमेशा मैं याद करवाता हूँ क्लासरूम्स में, ऑफलाइन में। जब प्राइस क्या होगी, प्राइस क्या होगी, गुड एंड सर्विसेज की गिरेगी। प्राइस गिरेगी तो क्या होगा भाई, कैश फ्लो कम होगा। क्या कम होगा, कैश फ्लो कम होगा मार्केट में। कैश फ्लो कम होगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, प्रॉफिट कम आएगा। अब जब प्रॉफिट कम आएगा तो लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पैसा क्या होगा, पैसा घटेगा। पैसा घटेगा तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो डिफ्लेशन आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, डिफ्लेशन आ जाएगा। और अगर लगातार हमारी जीडीपी नेगेटिव रहती है, क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, कब तक, लगातार 2 क्वार्टर तक, तो हम उसे क्या कह देते हैं, रिसेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रिसेशन कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, रिसेशन। क्लियर हो गई ये वाली बात। हमने हमारे एक ईयर को कितने क्वार्टर्स में डिवाइड कर रखा है, तो 4 क्वार्टर में। और अगर लगातार 2 क्वार्टर तक जीडीपी नेगेटिव है तो हम उसे रिसेशन कह देते हैं। फटाफट एक चार्ट और बना लो, मैं इधर ही बना देता हूँ ये इसकी मदद लेके। जैसे ये है, अब डिफ्लेशन इन्फ्लेशन डिस्फ्लेशन में मतलब समझा रहा हूँ। यहां से किसी भी चीज की प्राइस बढ़ना चालू हुई तो ये तो इन्फ्लेशन हो गया। क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। यहां से घट रही है तो ये क्या होगा, डिस्फ्लेशन हो गया। मतलब प्राइस तो घट रही है, प्राइस तो घट रही है, पर अभी भी पुराने दर पे नहीं आई है, और ये हो गया क्या, नेगेटिव। तो इस हमने क्या कह दिया, डिफ्लेशन कह दिया। डिफ्लेशन कह दिया। क्लियर है, ये चार्ट बना लेना, हमेशा को याद हो जाएगा। चलो आपकी मदद के लिए एक चीज और कर दूं, ये लो। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को, सभी को क्लियर है। करंट अकाउंट ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 है। तो फटाफट बता दो कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है तो मतलब करंट अकाउंट की, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज रेमिटेंस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक है इकोनॉमी के। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2024 में, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन हुआ है, तो याद रखना यूएसए हुआ है। कौन हुआ है, यूएसए हुआ है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड, क्या कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या करता है, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डू नॉट इंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या इंक्लूड नहीं करता, तो भाई कॉमन सी बात है, आप सभी को पता है क्या इंक्लूड नहीं करेगा, क्रूड ऑयल रिजर्व इंक्लूड नहीं करता, बाकी सारे तो फॉरेन एक्सचेंज में ही आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी मींस, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी मींस क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। क्या है भाई, कब हमारी वैल्यू गिर रही है फॉरेन डॉलर के मुकाबले में। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट, ग्लोबल लेवल पर ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है तो कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। कौन दिखता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस इज फ्रॉम, टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस कहां से आ रहा है इंडिया के पास, तो याद रखना यूएसए टॉप सोर्स है। क्लियर है ये वाली बात सभी को। तो फटाफट हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हम डील करते हैं। तो 61 में क्या दिया है, विच इज नॉट टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 61 हमें वो चेक करना है जिसमें हम समझ सके। तो टैरिफ बैरियर क्या नहीं है भैया, तो टैरिफ ड्यूटीज नहीं है। टैरिफ बैरियर क्या नहीं है, टैरिफ ड्यूटीज नहीं है, याद रखना। नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों ऑलवेज बैलेंस्ड होती है, तो स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन एडजस्टेड, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेड डेफिशिएट मींस अभी बताया था, जब इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, ट्रेड डेफिशिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडिया साइंड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट सीईपीए 2022, तो किसके साथ किया था, यूएई के साथ। किसके साथ किया, ये हमने यूएई के साथ किया है। क्लियर है ये वाली बात। विच बॉडी पब्लिश वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आग बंद करके बना। आई इंडियन मॉनेटरी फंड इज अ फाइनेंशियल हेल्पफुल, वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हो, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा रिकमेंड होता है, तो CACP, इसका फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। ध्यान रखना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका फुल फॉर्म है। ये डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपको ये लिखा आ जाए तो यही आंसर टिक करना, इसलिए फुल फॉर्म बताया इसका। विच स्कीम इंट्रोड्यूस ईनम, ईनम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। क्लियर है। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मेनली लिंक्ड विथ, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे लिंक्ड है, अब तो ये तुम सभी आंसर कर दोगे यार, किससे है, वीट, हमने वीट उगाने के लिए किया था। पीएम कुसुम, कुसुम स्कीम रिलेट टू, पीएम कुसुम स्कीम का ऐसे रिलेटेड है, फटाफट कमेंट कराओ, कमेंट करके बताओ। तो सोलर पंप्स फॉर फार्मर्स, याद रखना, सोलर पंप्स जो खेतों में व्यवस्था है पंप्स की, उसको काय में कन्वर्ट करना है, सोलर से। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट रिलेट्स टू नेगोशिएटेबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स, नेगोशिएट विद द वेयर हाउस रिसिप्ट्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एसोसिएटेड बाय LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाए थे हम। विच सेक्टर रिसीव द लार्जेस्ट शेयर इन PLI स्कीम, PLI स्कीम में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, लार्जेस्ट शेयर, तो जल्दी कमेंट कर दो यार, ये तो तुम सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। PM ग्राम सड़क योजना रिलेट्स टू, तो रूरल रोड कनेक्टिविटी, रूरल हाउसिंग, ग्राम सड़क योजना यार, ग्राम सड़क मतलब रूरल रोड कनेक्टिविटी, बात खत्म हो जाती है यार, ठीक है। ऐसे ही है PM शहरी सड़क योजना, अर्बन एरियाज के लिए अलग है। PM आवास योजना अर्बन, अब देखो आवास योजना एक रूरल भी है और अर्बन की भी है। टारगेट ईयर क्या है इसका, टारगेट ईयर अर्बन का, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ये है 2024, इस बार पूछा जा सकता है आपसे, क्या कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कि आगे बढ़ाया गया। गति शक्ति मास्टर प्लान इंट्रीगेट, गति शक्ति मास्टर प्लान काय के साथ बनाया गया है, तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे क्या हमने PM गति शक्ति स्कीम के नाम से भी पढ़ा था। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द GDP करंटली, सबसे ज्यादा किसको GDP में करंट हो रहा है, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनिशियली वाइज्ड इन्वेस्टमेंट अबाउट, ये तो सीधा फैक्ट है, ये देखो याद भी नहीं होता, मैं तो प्रैक्टिस करके आऊँ, क्वेश्चंस चेक करके आओ, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 100 लाख करोड़। पर ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सभी को याद रखना है, इसको सीधा छोड़ दो यार, सीधा छोड़ दो, करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुक्के लगाने से, माइनस मार्किंग से अच्छा छोड़ना बेहतर है, ना आपका कटेगा ना आपको गेन होगा। क्लियर है ये वाली बात, सभी को क्लियर है ना।
तो कैसी चल रही है सभी की तैयारी, फटाफट कमेंट करके बताना। कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो भी बताना, कुछ हेल्प हो सके, कुछ मैराथन चाहिए हो या कुछ स्पेशल आपको चीज़ें चाहिए हो तो बताना यार, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। अभी जो जो चीज़ों का रिवीजन नहीं हो पाया है आपका अच्छे से, तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। विच कमेटी गेव द तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन, कौन सी कमेटी ने तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन दी थी? तो यार देखो, अब ऐसे क्वेश्चन तो मुझे मुश्किल है आपसे पूछे जाए, पर हाँ कभी कभी तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन पे से क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या है, तेंदुलकर है। ध्यान रखना, इस चीज में गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन क्या क्या, किस किस को पता है, कमेंट करके बताओ। है ना, किस किस को पता है? ठीक है, एक देखो, डॉक्टर सुरेश डी तेंदुलकर थे, ये 2009 की कमेटी है, ध्यान रखना, है ना। तो इनने क्या बताया था, एस्टिमेट बताया था, क्या एक्सपेंडिचर, जिसमें इंक्लूड क्या क्या था, फूड था, हेल्थ था, आपका एजुकेशन थी, फॉर 11-12 के लिए। ठीक है, जब बहुत सारे पर कैपिटा इनकम भी इनने बताए थे। तो ये है तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट की, एक्सपेंड करना है पॉवर्टी बास्केट को, एक्सपेंड करना है, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड भी लाना है, तो ऐसे कुछ इनने चीजें भी बताई है। तो याद रखना, डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। अनएम्प्लॉयमेंट हिडन इन एग्रीकल्चर इज, हिडन इन एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट ढकी हुई है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मनरेगा गारंटीड द एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीज है? तो आपको पता है 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलता है मनरेगा में। महात्मा गांधी। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट पीएलएफ सर्विस, पीएलएफ का सर्विस कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है? तो फटाफट कमेंट में याद रखना, एनएसओ। विच टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अराइज फ्रॉम लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड? देखो एग्रीगेट डिमांड बड़ा है तो क्या होगा ये, अब देखो बेसिक्स के क्वेश्चन, अगर आपने बेसिक की क्लास देखी है इंदौर डिफेंस में, तो आप ये बता दोगे, तो कैसा होगा, साइक्लल होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रंगराजन कमेटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन, रंगराजन कमेटी ने क्या बताया था? तो बी, ए और बी दोनों, कैलोरीज इनटेक और एक्सपेंडिचर, इन दोनों को देख के क्या बनाई जाए, पॉवर्टी लाइन बनाई जाए। ये रंगराजन कमेटी की क्या थी, सलाह थी। इंडिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर विद द सपोर्ट ऑफ, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया कौन प्रिपेयर करता है? तो यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये डिसाइड बनाते हैं क्या, सपोर्ट से, है ना, इनके सपोर्ट से बनता है। विच स्कीम प्रोवाइड मिड डे मील इन स्कूल, तो तुम सभी को पता है कौन सा है, पीएम पोषण है। याद रखना कौन सी स्कीम है ये, पीएम पोषण स्कीम है, यहां गलती मत कर देना। अब पीएम पोषण को ही आप मिड डे मील के नाम से जानते, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया, पीएम पोषण कर दिया। साथ साथ पीएम पोषण स्कीम से आपको एक चीज और याद रखनी है, ये हमारे डीपीएसपी में भी लिखा गया है कि हमें न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है लोगों का। विच इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, क्या है भैया? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनइक्वालिटी जो कि आज इंडिया में थोड़ी ज्यादा है, आप सभी को पता है, रिपोर्ट्स वगैरह आप पढ़ते रहते हो। द नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को? यार ये तो पता ही होगा, तो 2015 में रिप्लेस किया था। किसने? नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन का टॉप टू बॉटम काम करता है, नीति आयोग कहाँ करता है, बॉटम टू टॉप काम करता है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो याद रखना कौन है चेयरपर्सन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज प्रोमोटेड थ्रू, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके थ्रू प्रमोट होता है? तो बोथ ए एंड बी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड मतलब 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट पैसा देगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है 100% कौन देगा, सेंटर दे रहा है। और जीएसटी काउंसिल। द 5 ईयर प्लान
वेयर डिसकंटिन्यूड आफ्टर, किस 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यूड कर दिया था, किसके बाद, जल्दी बताओ यार। 5 ईयर प्लान डिसकंटिन्यू कब हो गए थे, कॉमन सी बात है, लास्ट 5 ईयर प्लान क्या था, 12th 5 ईयर प्लान, उसके बाद तो 5 ईयर प्लान आए ही नहीं है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज कोऑर्डिनेटेड बाय, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो तुम सभी को पता होना चाहिए, नीति आयोग। यहां कंपटीशन होता है डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, जैसे इंदौर में अभी वो है ना स्वच्छता अभियान, ये सारा कौन कराता है, नीति आयोग करता है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस बार का टॉपर याद रखना, और इंदौर गोल्डन लिस्ट में है, ये भी ध्यान रखना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा रिलीज होता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। द 12th 5 ईयर प्लान पीरियड वॉज, कब से कब तक था, जल्दी बताओ। 12th 5 ईयर प्लान, ये तो पढ़ाया है, तो 12 से 17 के बीच में था 12th 5 ईयर प्लान। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है आपने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे। फिजिक्स के भी है, इंग्लिश के भी डल चुके हैं, ठीक है, जो जो मुझे याद है। पॉलिटी की भी डल चुके हैं, हिस्ट्री के भी डल चुके हैं, ज्योग्राफी के भी डल चुके हैं, और आज इकोनॉमी के भी हो जाएंगे। शायद बायो के भी आ गए हैं, और केमिस्ट्री भी आने ही वाली होगी। तो ये सारी आपके, अगर आप एक बार इन्हें इन टॉप 100 MCQs को प्रैक्टिस करके जाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनसे बहुत कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे। कार्बन क्रेडिट ट्रेड अंडर विच मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट किस मैकेनिज्म के अंडर आता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहां से आया आप सभी को पता है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से आया। तो पेरिस एग्रीमेंट, ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या रहेगा, पेरिस एग्रीमेंट। ESG फाइनेंस स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसके लिए स्टैंड होता है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के लिए। इंडिया टारगेट ईयर टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन, कब यह किया था, पहले तो हमने 2030 कह दिया था जोश में, फिर गलती रियलाइज हुई तो हमने उससे क्या किया, 2070 कराया। क्या किया, 2070 किया। ध्यान रखना कब कितना किया, 2070। ग्रीन बॉन्ड आर इशू टू द फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड किसे इशू किए जाते हैं, तो आप सभी को पता है किसे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अभी टैक्स रिलेटेड चीजें आ गई है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में भी और ऑफलाइन ऑनलाइन भी। तो एक्सटर्नलिटीज लाइक अ पॉल्यूशन, उसका ये टैक्स होता है। क्लियर है ये वाली बात। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च बाय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके द्वारा लॉन्च हुआ, तो याद रखना इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा, इंडिया और फ्रांस के द्वारा। विच इंडेक्स मेजर एनवायरमेंट रिलेटेड परफॉर्मेंस ग्लोबली, अब एनवायरमेंट रिलेटेड कौन मेजर करता है, तो आप सभी को सही आंसर पता है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स करता है। सस्टेनेबल ग्रोथ भी उसका पार्ट है। ग्रीन जीडीपी चाइना ने किया था, फिर बंद कर दिया, तो इसको ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर है ये वाली बात। तो यहां हमारे मैक्सिमम 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के लिए। और आप सभी को अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं हम सभी को, तो एक बार कमेंट करिएगा, है ना। और सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आने वाले समय में हम बहुत बेहतरीन वीडियोस लाने वाले जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। स्पेशली कनेक्टेड रहना 7 से 10 तारीख के बीच में। इस बीच में आपको आईडीए पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।